नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका स्वागत है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं शोभना को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। शोभना जी, आज ये साबित हो गया कि हमारा लोकतंत्र जिंदाबाद था, हमारा लोकतंत्र जिंदाबाद है और हमारा लोकतंत्र जिंदाबाद रहेगा। बिल्कुल, जो सनी देओल ने कहा था दीपक जी, हिंदुस्तान जिंदा है, हिंदुस्तान जिंदा था, हिंदुस्तान जिंदा रहेगा, और आज भारतीय सेना ने ये प्रूव भी कर दिया। आज ये आवाज पूरे देश में सुनाई दे रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सेना ने ये पैगाम दे दिया कि मुल्क के खिलाफ साजिश रचने वाली ताकतों को नेस्तनाबूद करने में वो किसी भी हद तक जा सकती है। पीओके में वायुसेना ने बड़ा हमला किया है और ये देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी प्रतीक है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी खुद पूरी रात इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। भारत ने लंबे अरसे से आतंक का दंश झेला है। पूरी दुनिया ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज का समर्थन किया है और ये प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति की, दीपक जी, सबसे बड़ी जीत है कि भारत ने इतने बड़े एक्शन का फैसला लिया। हमारे साथ देश भर से रिपोर्टर भी जुड़ेंगे। इस बड़ी खबर पर ही आज हम करेंगे लोकतंत्र जिंदाबाद में बात। लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं, आज हमारी इस न्यूज मीटिंग में इस खबर के पर्सपेक्टिव को समझाने में, इस खबर के बारे में बात करने के लिए दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी हमारे साथ हैं, जो पॉलिटिकल नब्ज की बात करेंगे, और साथ ही साथ मेरी वरिष्ठ सहयोगी एडिटर न्यूज आंचल आनंद भी मौजूद है, जो हमें बताएंगे इस ऑपरेशन के बारे में अभी तक क्या क्या जानकारी छनकर आई है। हम आगे बढ़े उससे पहले आंचल, कब हुआ ऑपरेशन, कैसे हुआ और क्या ये ऑपरेशन था, ये बताइए। देखिए, सुबह 3:30 बजे के करीब ये ऑपरेशन हुआ दीपक, और 12 मिराज 2000 जो विमान है वो पाकिस्तान के अंदर 3 खास तौर से ठिकाने थे जिनको टारगेट किया गया। हमारे पास जो औपचारिक जानकारी आई है आपसे कुछ देर पहले, जो फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो सबसे बड़ा हेडक्वार्टर था वो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बालाकोट एरिया में था। इसको लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। देखिए, भारत की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है कि ये कौन सा बालाकोट है, क्योंकि 2 बालाकोट है। एक है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बालाकोट, एक है खैबर पख्तूनख्वा में बालाकोट। हम जानते हैं कि पाकिस्तान का मोडस ऑपरेंडा यही रहता है कि जब भी वो कोई आतंकी हमला भारत में करता है सरहद के इस पार, तो तुरंत से मूवमेंट हो जाती है, आतंकियों को लॉन्च पैड से हटाकर पीछे के इलाकों में ले जाता है, मूवमेंट कर देता है। लेकिन पाकिस्तानी जो रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है, जो मुशर्रफ जैदी करके एक जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो बालाकोट है वो खैबर पख्तूनख्वा में है। भारत की तरफ से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है, ये सबसे बड़ा हेडक्वार्टर जैश ए मोहम्मद का जो बालाकोट में है, वहां पर जो आतंक की ट्रेनिंग ले रहे थे सीनियर कमांडर्स थे और जो फिदाइन तैयार हो रहे थे, उन सबको निशाना बनाया गया है। अनौपचारिक तरीके से 200 से 300 कैजुअलिटीज उनकी हो सकती हैं, लेकिन सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं है और ना ही होनी चाहिए, ये भारत की तरफ से कहने की कोशिश की गई है। ठीक है शोभना, इस पूरे ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान का क्या स्टैंड आया? पाकिस्तान ये तो कह रहा है कि 3 हवाई जहाज गए थे, लेकिन वो ये कह रहा है कि कोई हताहत नहीं हुआ, हमने उनको मार के वापस भगा दिया या हमने उनको खदेड़ के वापस भगा दिया। जो रिएक्शन उनका सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आया था, उरी हमले के बाद, वैसा ही बिल्कुल हूबहू उनका रिएक्शन इस बार भी आया है। लेकिन हाँ, इस समय हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि दीपक जी, इमरान खान ने ये कहा था कि हम हमले का सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे, तो हमें अपनी दोनों सीमाओं पर बहुत सतर्क रहने की दीपक, एक चीज मैं यहां पे बोल दूं कि हमेशा की तरह पाकिस्तान, जब पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब पहले डिनायल मोड में था, पाकिस्तान कंफ्यूज है और कॉन्ट्रडिक्शन में है। सबसे पहले जो उनकी सेना की तरफ से जो पीआर है, और वो जनरल कपूर ने कहा था कि भाई ये तो हमला कुछ ऐसा ही नहीं हुआ है। उन्होंने कुछ पिक्चर्स रिलीज करके की कि फॉरेस्टेड एरिया में कुछ पेड़ गिर गए और उसके बाद भारतीय जो एयरफोर्स के विमान थे वापस चले गए। लेकिन उसके बाद शाह महमूद कुरैशी का अभी कुछ देर पहले जो औपचारिक बयान आया है, स्टेटमेंट आई है, वो रिकॉर्ड पर है, उनका वीडियो आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि भारत की तरफ से ग्रॉस वायलेशन हुई है और एलओसी का उल्लंघन हुआ है, हम भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। यानी कि पहले कुछ और रिएक्शन सेना दे रही है और अब कुछ और रिएक्शन सरकार दे रही है, और उसके बाद इमरान खान की मीटिंग होगी। पहले डिसाइड कर लें कि क्या चाहते हैं, कितना हमला हुआ, अभी तक वो असेस तक नहीं कर पाए हैं दीपक। बिल्कुल असेस नहीं कर पाए हैं, और ये दिखाता है कि पाकिस्तान शोभना पूरी तरह से कंफ्यूज है। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि अगर हमने बात तो कर दी है कि अगर इस तरह का कोई एक्शन होता है तो हम इसको रिटेलिएट करेंगे, लेकिन उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, क्योंकि पूरी दुनिया ने कहा था कि भारत को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, और विजय गोखले ने भी यही कहा कि हमने कार्रवाई को प्रियम किया है। हमको इस बात की पुख्ता खबर मिली थी कि जिन आतंकी कैंपों में आतंकी छुपे हुए थे वो भारत पर बड़े हमले की साजिश
साजिश रच रहे थे, वो भारत पर बड़ा हमला करने वाले थे। पुलवामा अटैक की बात पूरी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे ख्याल से शुरुआती दौर में एक लाइन में शुरुआती दौर में एक लाइन बस passing reference था। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रीएम्प्ट करते हुए हमने इन तमाम आतंकी लॉन्च पैड्स है उन पर कार्रवाई की है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं, ये बालाकोट जो जगह है ये सिर्फ टेरर कैंपों के लिए हाल ही के दिनों में जाना जाती थी, क्योंकि 2005 में जो भूकंप आया था उसमें बालाकोट पूरी तरह से तबाह हो चुका था। और जो अभी आंचल बता रही है और जो सूत्रों से जानकारी आ रही है वो खैबर पख्तूनख्वा वाला बालाकोट है। जो जैदी साहब है उन्होंने ये अपने ट्वीट में साफ साफ कहा है और उनका ये कहना है कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं, चूंकि ये खैबर पख्तूनख्वा में है, इसी के चलते खैबर पख्तूनख्वा तक भारत के विमान पहुंचे हैं, इसीलिए इसको पाकिस्तान पर हमला माना जाए। और सोचिए कितना इंटेलिजेंस फेलियर है उनकी तरफ से कि लगातार वो दुनिया के मंचों पर कहता फिर रहा है पाकिस्तान की भारत कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, गिव पीस अ चांस इमरान खान कह रहे हैं, और अपनी तरफ से वो इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई जिसे कहा जा सकता है दे वर कॉट अनअवेयर्स। बिल्कुल। और एबटाबाद की अगर हम बात करें तो 3 से 4 घंटे की दूरी पर है, तो कहीं ना कहीं भारत ने यह भी संदेश दे दिया है कि अमेरिका ने जैसे घुस के एबटाबाद में मारा था हम भी लगभग वहीं तक पहुंच चुके हैं। क्यों आंचल? बिल्कुल। और शोभना, एबटाबाद में एक तरह से परसिशन जिसे अटैक कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन को उठाया वहां से और उसके बाद अमेरिका लेके चला गया, कानो कान पाकिस्तान को खबर नहीं। उस वक्त भी उसने बहुत शोर मचाने की कोशिश की गई कि एक तरह से उसके एयर स्पेस का वायलेशन है, उसकी कंट्री का टेरिटोरियल वायलेशन है, लेकिन कुल मिलाकर अगर पाकिस्तान आतंकवाद को जन्म देता रहेगा तो उसे यह भुगतना पड़ेगा। और ये मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी भारत की तरफ से अपनाई गई है, यानी कि विदेश मंत्रालय की तरफ से पहले बहुत सारी कंट्रीज 40 के करीब देश हैं जिनसे बात की गई, जिन्होंने पुलवामा हमले की न सिर्फ निंदा की बल्कि अमेरिका जैसे मुल्क ने भी कहा कि भारत के पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है, अगर आत्मरक्षा का अधिकार है। तो ये जो भारत की तरफ से अभी जो एमईए से जो थोड़ी देर पहले विजय गोखले ने कहा था, ये सिर्फ पुलवामा का रिटेलिएशन नहीं है। अगर हम बदला कह रहे हैं, ये बदला नहीं है, ये अब हालात बदल रहे हैं और पाकिस्तान को समझना होगा। जिस तरह से हिलरी क्लिंटन ने किसी जमाने में कहा था कि अगर आप अपने आगे के गार्डन में सांप को पालते हैं तो ये ना सोचिए कि वो पड़ोसी को ही काटेगा, आपको भी इसका दंश, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब इतने बड़े बड़े जो टेरर कैंप्स चला रहा है पाकिस्तान, सबसे बड़ी बात तो यही आती है कि अगर इमरान खान और उनके वरिष्ठ जो मंत्रिमंडल हैं या फिर आईएसआई कह लीजिए, आर्मी कह लीजिए, अगर वो रिटेलिएशन की बात करते हैं या हमारे ऊपर जवाबी कार्रवाई की बात करते हैं तो किस बात की? हमने तो आतंकवाद को खत्म किया है, आप नहीं कर पा रहे तो हमें करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के पास एक आर्ग्यूमेंट आंचल इस दिशा में ये है, हम ये मानते हैं कि हमने जो कार्रवाई की है वो आतंकियों के लॉन्च पैड पे की है, हम ये मानते हैं हमने उस हेडक्वार्टर पर कार्रवाई की है जहां पर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की ट्रेनिंग होती थी, लेकिन पाकिस्तान के पास ये एक्सक्यूज है कि वो कहे कि हमने जो उनकी एयर सीमा है या हवाई सीमा है उसका वायलेशन किया है, हम उनकी सीमा के अंदर गए हैं। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड गिरीश मेहदी रता साहब है। मेहदी रता साहब, क्या पाकिस्तान ये आर्ग्यूमेंट ले सकता है? देखिए, पाकिस्तान के पास हर समय एक ही मोड होता है, डिनायल मोड, कि जो भी हम करते हैं उसको मना कर दे कि आपने कुछ नहीं किया है। चाहे वो बॉम्बे का अटैक था, माना नहीं कि हमने किया, उसके बाद हमने यहां पर अटैक जो उड़ी में हुआ वो उसको माना नहीं। अभी वो जो कह रहा है कि आपने ट्रांस एलसी फायरिंग की है, ट्रांस एलसी आप आए हैं, क्रॉस करके एलसी को आए हैं। मैंने कारगिल का युद्ध लड़ा हुआ है, मुझे पता है कि एलसी क्या होती है। एलसी इज एन इमेजिनरी लाइन, कोई ऐसी वहां पर बॉर्डर नहीं बना हुआ है, इट्स एन इमेजिनरी लाइन जो बनी हुई है। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, पहली बात हम उस इमेजिनरी लाइन के अक्रॉस गए हैं और उस तरफ जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हमारा इलाका है, उसका पाकिस्तान का उसके ऊपर किसी के लिए जवाबदेह नहीं है। हमने अपने इलाके में नहीं, आप एक बात और समझिए इस बात को, आपको समझने की जरूरत है इस बात की। हमने क्यों नहीं मारा मुजफ्फराबाद में जाके, हमने क्यों नहीं मारा चकोठी में जाके जहां पर उनके कैंप्स थे? क्योंकि जब ये पुलवामा का हमला हुआ उसके बाद पाकिस्तान को पता था हम रिटेलिएट करेंगे, और पाकिस्तान को पता था हम रिटेलिएट करेंगे तो हमारी जो अपनी मानसिकता है कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ही आएंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो इन कैंपों में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में थे, वहां से या तो वो खाली हो गए थे कैंप या वो लोग वहां से भाग गए थे। तो इसका मतलब है हमें ऐसा एक कैंप ढूंढना था जहां पर जिहादी हो और जहां पर
हमें पुख्ता खबर थी कि वहां पर लोग तो हैं। आपको लग रहा है कि सैन्य संरक्षण में यहाँ पर थे, इस जगह पर, इस जगह पे सैन्य सुरक्षण में थे वो लोग। तो हमें आपको लगता है कि हमने पाकिस्तान आर्मी भी इसमें नुकसान में आई है? नो लेट्स नॉट मिक्स अप थिंग्स। मैं क्योंकि इसको ये मिक्स बात नहीं मुझे करना लगता है चाहूंगा। पाकिस्तानी आर्मी मान ही नहीं सकती है कि वो आतंकवाद को संरक्षण दे रही थी। इट्स कॉट हाँ, वो कभी नहीं मानेगी, वो कभी नहीं मानेगी। अगर संरक्षण दे भी रही थी तो कभी नहीं मानेगी। अगर उसके 20 आदमी मर भी गए तब भी नहीं मानेगी कि मैंने संरक्षण दिया हुआ था। मगर उस कैंप के अंदर जिहादी थे। आपने अगर गोखले जी का स्टेटमेंट सुना है, उन्होंने 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट कही हैं। पहली चीज कि हमारे को अंदेशा था कि इंटेलिजेंस इनपुट्स थी कि जिहादी फिर से एक बारी हमला करने जा रहे हैं हमारे ऊपर, कोई हमारे को नुकसान पहुंचाएंगे। पहला। दूसरा उन्होंने इंपॉर्टेंट बात जो कही है, उन्होंने ये कहा है कि ये एक नॉन मिलिट्री टारगेट था। इट वॉज नॉट अ मिलिट्री टारगेट, ये नॉन मिलिट्री टारगेट था। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कही है कि यहां पर हमने काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है, बोथ मेन एंड मटीरियल, यानी जानी माल का नुकसान हुआ है। और साथ में ये भी क्लैरिफाई कर दिया है कि सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हुई है। नो सिविलियन कैजुअलिटी। हिल टॉप के ऊपर है और डीपली फॉरेस्टेड एरिया में ये जेईएम का जो कैंप था, जो सबसे बड़ा कैंप बालाकोट में था, जिसको ध्वस्त किया गया है, ये भी एक स्पेसिफिकेशन दे दी गई है, स्पेसिफाई कर दिया गया है हमारी एमईए के द्वारा। क्योंकि हो सकता है सर, आपको लगता है कि पाकिस्तान ये कहने की कोशिश करे कि देखिए एयर स्पेस तो वायलेट किया ही, हमारे सिविलियंस की भी मौतें हुई, ये कहने की कोशिश हो सकती है पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, सिविलियंस की मौतें नहीं हुई हैं, ये हमने इंश्योर किया। कैसे इंश्योर किया है? अगर आप मिराज 2000 के कैपेबिलिटीज के बारे में इंश्योर मेरे से बात चल रही होगी, ये जो मिराज 2000 इस्तेमाल किया गया था इस हमले के अंदर, वो इंप्रूव्ड वर्जन है 2000i। दिस इज एन इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ मिराज 2000। अब इसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं? इसकी कैपेबिलिटी है, पहली चीज, ये दुश्मन के रडार को अवॉइड करके नेप ऑफ द अर्थ, यानी जमीन से बहुत नीचे चल के दुश्मन के इलाके तक पहुंच जाता है। दूसरा, इसके अंदर लेजर पॉड्स हैं। अब लेजर पॉड वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन को डिलीवर करती है, जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को सही टारगेट पे लेके जाएगी। हमने क्यों इसका इस्तेमाल किया? क्योंकि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान कल खड़ा होकर बोले कि हमारे सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया है। और खुद पाकिस्तान मान रहा है कि ये जो कैंप है उनका एक पहाड़ी के ऊपर है, एक जंगली इलाके में है, और वहां पर कोई सिविलियन। और जिस तरीके की तस्वीरें कर्नल साहब जारी कर रहा है पाकिस्तान, उसमें दिखा रहा है जंगल है, मिट्टी है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये दिखाने की कोशिश लगातार, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तो मानने से इनकार कर दिया था, इस बार इतनी जल्दबाजी में तस्वीरें रिलीज करी और ये बताया कि नहीं हमला तो हुआ है लेकिन जंगल में हुआ है, लेकिन अब डिनाई नहीं कर सकता शोभना। उसका कारण ये है कि ये पूरी तरह से जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, इसकी न सिर्फ सैटेलाइट इमेजेस हमारे पास अवेलेबल होंगी, बल्कि ड्रोन की तस्वीरें होंगी। अगर पाकिस्तान कुछ भी डिनाइल मोड में रहता है, क्योंकि उसकी अब वो डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन वो नहीं कर सकता। अब वो डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद कह चुका है कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय विमान आए थे और उन्होंने एलओसी, जो इमेजिनरी लाइन जिसको कर्नल साहब बता रहे हैं, उसको क्रॉस किया था। देखिए, एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए, ये जो 12 एयरक्राफ्ट गए थे, जिसकी बात हो रही है, 12 मिराजेस गए थे, ये सिर्फ एक 12 मिराजेस नहीं गए थे, एक पूरा एयर पैकेज गया था, जिसके साथ में कुछ सुकोई विमान भी थे, जो इन 12 मिराजेस को प्रोटेक्शन दे रहे थे कि अगर कोई जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से होगी तो ये सुकोई विमान उनसे डील करेंगे और ये 12 मिराज अपने पिन पॉइंट टारगेट की तरफ अग्रसर करेंगे और वहां जाके नुकसान पहुंचाएंगे। इन 12 मिराजों के बीच में एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जिसको बोलते हैं बॉम्ब डैमेज असेसमेंट एयरक्राफ्ट। उसका काम है वहां जाके कोई फायरिंग नहीं करना, उसका काम है फोटोग्राफी करना, उसका काम है पूरी असेसमेंट करना कि कहां पर हमारा लेजर गाइडेड बॉम्ब गिरा है और कितना नुकसान पहुंचाया है। उसकी रिपोर्ट आने में कुछ समय लगेगा। हमें कोई भी उसमें एजम्पशन करने की जरूरत नहीं है, आपको भी उसमें एजम्पशन करने की जरूरत नहीं है। आपको हो सकता है आज कल शाम तक आपको रिपोर्ट आ जाए कि ये देखिए फोटोग्राफ्स जो दिखाएंगी आपको एग्जैक्टली जो वो 12वां एयरक्राफ्ट था, बॉम्ब डैमेज असेसमेंट एयरक्राफ्ट, जिसमें फोटो खींची होंगी, प्लस जैसे आप कह रही हैं सैटेलाइट इमेजरी आएगी, सब कुछ आएगा। तो हमें अपने स्टेप्स को आस्ते आस्ते चल के करना है, हमें फोर्स नहीं करना है गवर्नमेंट को कि जल्दी रिपोर्ट्स दो। अपने आप गवर्नमेंट रिपोर्ट देगी आपको। दीपक जी देखिए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो विदेश सचिव ने करी, बहुत अति उत्साहित भारत नहीं अपने को दिखा रहा है कि देखिए वो सीधे सीधे ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है वर्ल्ड कम्युनिटी को कि आपने हमारे जवानों के साथ जो किया
उसका बदला हम लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ब्रेकिंग और हमने अपने सिविलियंस को भी बचाने की कोशिश की, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो आतंकी जो बालाकोट के उस शिविर में थे, टेररिस्ट कैंप के अंदर थे, वो भारत पर और हमले करने वाले थे और हमले करने वाले थे और हमले करने वाले थे। हम सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी निधि के पास, वो न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई है। निधि, क्या अपडेट? बिल्कुल दीपक जी, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री का पहला प्रतिक्रिया सामने आ सकती है, क्योंकि चुरू में प्रधानमंत्री मौजूद है, उनकी जनसभा होने वाली है और चुरू जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर उनकी जनसभा होने वाली है। उम्मीद की जाना चाहिए कि पहली प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री की तरफ से सामने आएगी, जो एयर स्ट्राइक किया गया है भारत की तरफ से पाकिस्तान पर। ये बहुत अहम होगा देखना, क्योंकि पाकिस्तान इस एयर स्ट्राइक के बाद पहली बार एक सार्वजनिक मंच पर मौजूद होंगे, जहां से उम्मीद की जा रही है कि वहां से वो कुछ जरूर बोलेंगे। आपको बता दूं कि जो लोकसभा क्षेत्र है, जो शेखावटी इलाका समझा जाता है, एक चुरू है, इसके अलावा झुंझुनू है और सीकर है। इन इलाकों में शेखावटी इलाका माना जाता है ये राजस्थान का, और यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। कुछ ही देर में समय 12:30 का जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अभी तक लगातार कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री की जो टोन है आज बड़ी गाइडेड होगी, प्रधानमंत्री की टोन आज बड़ी डिप्लोमेटिक होगी, प्रधानमंत्री की टोन आज बड़ी कॉशन वाली होगी, क्योंकि चीजों को वो भी स्केलेट नहीं करना चाहेंगे। मनीष भाई, आप क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री का आज बिल्कुल सतर्कता भरा बयान आना चाहिए, कोई डींगे हाँकता हुआ या कोई बड़ी बड़ी बातें करता हुआ बयान उनका नहीं आएगा। आप क्या समझते हैं? देखिए दीपक भाई, इस कार्यक्रम की शुरुआत के पहले सबसे पहले मैं एक बार फिर वही बात दोहराना चाहूंगा जिससे आपने शुरुआत की थी। लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा था और लोकतंत्र जिंदा रहेगा। जहां तक बात की जाए, आपने प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, डींगे हाँकी जाएंगी नहीं हाँकी जाएंगी, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा। भारत की एक तासीर है दीपक भाई, वो समझने की जरूरत है। न मुसीबत में हम घबराते हैं, न कामयाबी पे इतराते हैं। दुष्ट पाकिस्तान को आज जो समसामयिक बात है उसे हमें समझना होगा। हमारे पवन पुत्र सुबह जाकर उन्हें जो नष्ट करते हैं, इस दुष्ट पाकिस्तान को जो सबक देते हैं, उनकी उद्दंडता पे उनको समझाते हैं कि तुम जो कर रहे थे, जो तुम नहीं कर पाए, वो हम किए। और इसके साथ साथ आज का दिन भी देखिए आप, 13वां दिन। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक 13वें दिन 13 ही होती है, तो ये 13 ही हुई है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। आज है मंगलवार, महाबली मंगलवार। मंगलवार कैसे? आपको अगर वो चौपाई याद होगी, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोग भयो अंधियारो, यानी आज उस पीओके के बालाकोट को भक्ष लिया हमारे पवन पुत्रों ने। ठीक है, सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी सुमित के पास, हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट है। सुमित, क्या टारगेट सिर्फ बालाकोट था और किस तरह से इसको एसेस किया गया, किस तरह से इस पूरी रणनीति को बनाया गया? आपके पास क्या जानकारी आई है आपके सूत्रों से? सुमित, आप तक आवाज आ रही है मेरी? लगता है सुमित तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। शोभना, सुबह से लेकर अभी तक आपको क्या लगता है, क्या ये एक पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से सरकार की तारीफ कर रही है, उसके बाद उनके पास लोकतंत्र जिंदाबाद है, तारीफ कहने के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं? नहीं दीपक, मैं आपको पहले शोभना से पहले टोक दूं कि सरकार की तारीफ नहीं हो रही है, चाहे अरविंद केजरीवाल का ट्वीट हो या राहुल गांधी का ट्वीट हो, ममता बनर्जी का ट्वीट हो। नहीं, एक मिनट, वो ऑपोजिशन के नेता है। सारे लोग जो हैं वो सेना की तारीफ कर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स की तारीफ कर रहे हैं। एक मिनट, आप देख लीजिए, सेना किसकी है? सेना भी तो देश की है। सेना देश की है। ये वीडियो देखिए, फिर से दिखाइए, 2 बार दिखाइएगा इसको। गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। रगों में बहता जोश, लावा भी तो यही है। तो जोश कैसा है यहाँ पे आके तुम बता दो, जोश ऐसा छा गया है दुनिया को हिला दो। जोश कैसा है जरा दहाड़ के दिखा दो, जोश ऐसा आ गया है आसमां गिरा दो। हाथ जोश, हाथ जोश, हाथ जोश, हाथ जोश। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
बंदा बंदा अपना अपना सही है कि नहीं? आंचल बताइए, बंदा अपना सही है कि नहीं है? बंदा हमारा है और सही कैसे नहीं होगा? क्योंकि बताइएगा। नहीं, मैं कह रही हूँ बंदा हमारा सही है क्योंकि वो हमारा बंदा है। 125 करोड़ के लिए अगर ये फैसला लिया गया, 125 करोड़ का ये मुल्क है, ये फैसला लिया गया कि पाकिस्तान को जवाब देना अब जरूरी हो गया है, उसकी कारगुजारियां और बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, तो फिर ये एक्शन कहीं से गलत हो ही नहीं सकता है। और मैं दीपक बार बार इस बात को मानती हूं कि आप दलाई लामा नहीं, दलाई लामा, मैं आपको उदाहरण दे रही हूं। डिफेंसिव कहां खेल रही हूं मैं? तो आपको बिल्कुल डिफेंसिव है। नहीं, मैं कह रही हूं दलाई लामा ने भी अब से 20 घंटे पहले ट्वीट किया था कि पीस के लिए प्रेयर करना, यानी शांति शांति शांति। आप शांति पाठ करते रहिए तो उससे शांति हो जाएगी। जब तक आप वायलेंस को एक तरह से कंटेन नहीं करेंगे, अपने हितों की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आने वाला है। क्या आप सीरिया जैसे मुल्क में आईसीस से जाके नेगोशिएट करते रहेंगे या जवाब देंगे? क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आने वाली है। जो आतंकी इंडोक्ट्रिनेटेड होते हैं, जो आतंकी फिदाइन बन चुके हैं, जो आपके देश में घुसकर आपके 40 सीआरपीएफ जवानों के ऊपर सबसे बड़ा हमला कर देते हैं, क्या उसका जवाब नहीं होना चाहिए? उसका जवाब होना चाहिए और शायद ये जवाब देना बहुत ज्यादा लेकिन आप जरूरी था। इसका पूरा श्रेय जो है वो पॉलिटिकल विल को देंगी, प्रधानमंत्री के 56 इंच के सीने को देंगे या वायुसेना को देंगे? पॉलिटिकल विल को हाँ, पॉलिटिकल विल को हाँ, लेकिन मैं पर्सनल तरीके से ये 56 इंच का सीना और ये जो दुनिया जहान की जो बड़े नारे दिए जाते हैं, मुझे लगता है विशेषण लगते हैं, एडजेक्टिव्स लगते हैं, मुझे लगता है कि वो फिर एक वॉर मॉन्गरिंग और पॉलिटिकल गेन्स की अच्छा, वो नहीं होनी चाहिए। वॉर मॉन्गरिंग की कोई बात नहीं करा। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आंचल, मुझे बताइए, सेना किसकी है? सेना हमारी है, देश की है। देश की है। देश के प्रधानमंत्री कौन है? प्लीज, देश के प्रधानमंत्री कौन है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री कौन है? दीपक, मैं ये जानना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री कौन है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये फैसला उनका फैसला हुआ कि नहीं? ये मैं कह रही हूँ कि ये उनको जाएगा कि नहीं जाएगा? ये फैसला उनका है, ये पॉलिटिकल विल उनकी है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो मैं उतना क्रेडिट दे रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं मुझसे या क्या जवाब चाहते हैं। हम न्यूज मीटिंग में सलाम करते हैं अपने वायुसेना के जवानों को। कोई हमें क्या कुछ देगा, हम लोग मुक्त है। कोई हमें क्या कुछ देगा, हम लोग मुक्त है। तो मैं वही कह रही हूँ कि खुद नरेंद्र मोदी जी को आज चुरू में जाना है, जिस तरह से निधि ने बोला, वो बोलेंगे। आपने खुद कहा ना कि वो संयमित बोलेंगे। ये हालात नहीं है कि इसके ऊपर कोई भी राजनीतिक टिप्पणी की जाए। वो खुद चाहेंगे कि सारे के सारे दल हाँ, मुझे रुकना पड़ रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। हाँ, हमारे कर्नल साहब, ब्रेक से लौटते ही फिर मैं आपका रुख करूंगी। लोकतंत्र जिंदाबाद जारी है लगातार, देखते रहिए सिर्फ इंडिया। फौरन लौटते हैं। भारत ने कह कर मारा है। भारत ने कहा था हम कार्रवाई करेंगे और विदेश सचिव विजय गोखले ने साफ कर दिया कि एक नॉन मिलिट्री एक्शन है, यानी मिलिट्री पर किसी मिलिट्री की कार्रवाई नहीं, बल्कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और जो जगह है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से आगे खैबर पख्तूनवा, बालकोट, वहां पर 350 के आसपास आतंकियों को मार गिराया है। लेकिन इसके बाद देश में क्या माहौल है, ये आपको दिखाते हैं। आइए 4 शहरों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर जश्न मन रहा है, जहां पर मिठाई बांटी जा रही है, जहां पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। बिहार, यूपी, राजस्थान और पंजाब, ये चारों तस्वीरें हैं। मनीष भाई, इन चारों तस्वीरों के बाद देश का राजनीतिक सीन क्या कहता है? मैं नहीं चाहता कि राजनीति को घसीटूं, लेकिन राजनीति शाम तक इन तमाम तस्वीरों के अंदर आ ही जाएगी। देखिए, बिल्कुल आएगी। जैसे 5 बजे सर्वदलीय बैठक की बात सामने आई थी दीपक भाई, और प्रधानमंत्री अब पाकिस्तान के इस इलाके को चकनाचूर करने के बाद चूरू में जो जनसभा करेंगे, उसमें मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कहें, लेकिन हाँ, हौसला बढ़ाने के लिए वो जरूर बात कहेंगे, क्योंकि बात मनोबल की है। इस जो 13 दिनों में जो हुआ, उसके बाद जो घटनाक्रम लगातार ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता रहा, उसके मद्देनजर अब बात मनोबल की है कि हमारे फोर्सेस का मनोबल, हमारे देश की भावनाओं का, जन जन की भावनाओं का ध्यान रखते हुए वो जरूर ये कहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्वीट्स और ये सारी बातें तमाम नेताओं की आ रही है, उसमें तारीफ केवल वायुसेना की हो रही है, उन पवन पुत्रों की हो रही है जिन्होंने ये कारगुजारी, जिन्होंने ये वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान की छाती चीरकर वहां पर जाकर अपना डंका बजाकर उन्हें चकनाचूर कर वापस लौटाए। ये अपने आप में आज सबसे बड़ा सराहनीय बात होगी। और आज शाम को दीपक जलेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल डीआर सोनी साहब भी हमारे साथ हैं। जनरल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, अगर हम बालाकोट तक गए हैं
तो ये बालाकोट खैबर पख्तूनख्वा में है। इसको आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान बालाकोट को किस तरीके से डिफेंड करेगा? हम कह रहे हैं नॉन मिलिट्री एक्शन है। सबसे पहले आपको तो ये याद होगा पिछले हफ्ते में कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी बढ़ गई है, उसके बॉर्डर्स तैनात कर दिए गए हैं और इस इलाके में तो एयर चीफ और मिलिट्री चीफ पाकिस्तान के हाल ही में चक्कर काटे हैं और अपनी तरफ से वो पूरी तरह से तैनात है। मानना पड़ेगा इंडियन एयरफोर्स को, जो कि बावजूद इन तमाम हालात के अंदर गई, जो उसको टास्क करना था वो किया, जो उसने बम छोड़े वो छोड़े और वापस आई। और खास बात यह है कि एक भी नुकसान अपनी एयरफोर्स को नहीं हुआ, एक भी पायलट, एक भी एयरक्राफ्ट को नुकसान नहीं हुआ है। पॉलिटिकल विल के अलावा एयरफोर्स का विल, उसकी जो प्रोफेशनलिज्म है उसको दाद देनी पड़ेगी। और इसका एक और आप जरूर अपने दिल में ठान लीजिए कि अगर इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, अगर उसने कुछ करना है, कुछ भी उसके ऑपोजिट क्यों ना खड़ा हो, कितनी भी तैयारी क्यों ना करे पाकिस्तान, हम रास्ता ढूंढ निकालेंगे। जिस प्रकार अब किया है दोबारा भी होगा, दोबारा भी होगा। सीधे चलते हैं जतिन गोस्वामी के पास, वो वहां पर गाजियाबाद के आम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, लोगों का क्या कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? आप उनसे पूछे कि क्या इस वक्त वो महसूस कर रहे हैं इस एयर स्ट्राइक के बाद। जी दीपक सर, लोकतंत्र जिंदाबाद में हम लोगों से बात कर लेते हैं, देश के नागरिकों से। इस पूरी कार्रवाई के बाद आपका क्या कहना है? लोकतंत्र जिंदाबाद। जिस प्रकार 14 फरवरी को पाकिस्तान द्वारा कायराना हमला हमारे भारतीय सैनिकों पर किया गया, उसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने आज मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय वायुसेना ने जो काम पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाके किया है वो बड़ा सराहनीय है और हम उसके लिए भारतीय सेना को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। भारतीय सेना वाकई में ही बहुत काबिल तारीफ काम भारतीय सेना ने आज किया है और ये आज मात्र ये शुरुआत की है हल्की सी, और अगर पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरेगा तो पाकिस्तान को उसके घर में जाकर और ज्यादा उसको हानि पहुंचाई जाएगी। तब जाकर पाकिस्तान का जब नक्शे से नाम हट जाएगा वर्ल्ड के, तब उसे जाके आगे एक सबक मिलेगा। जी आप बताइए, भारत की इस कार्रवाई को किस तरह से देख? लोकतंत्र जिंदाबाद। बहुत अच्छी कार्रवाई भारत ने की है और मैं भारतीय सेना के लिए बहुत अच्छे सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि हर भारतीय नागरिक को अपनी सेना के ऊपर गर्व करना चाहिए। और एक बार फिर यही कल्पना है कि भारत सरकार और वायु जो हमारी सेना है वो दोबारा पाकिस्तान के ऊपर ऐसा हमला करे कि जिससे वो दोबारा भारत की तरफ को देखने की चेष्टा ना कर सके, हिम्मत ना। दीपक सर, आपने सुना कि तमाम लोग यही कह रहे हैं कि ऐसा अब की बार कार्रवाई हो जिससे पाकिस्तान ऐसी जुर्रत दोबारा ना कर पाए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ऐसी जुर्रत दोबारा ना करे, इसीलिए पाकिस्तान को इतना बड़ा सबक सिखाया गया है। कर्नल साहब, पाकिस्तान अब इसको किस तरह से मिलिट्री के हिसाब से डिफेंड करेगा? अभी तक पाकिस्तान का तर्क यह है कि हवाई जहाज आए, उन्होंने पाकिस्तान की सीमा के अंदर प्रवेश किया और उन्होंने जंगल के अंदर बम गिराए और हमने उनको खदेड़ दिया। लेकिन जब ये बातें सामने जाएंगी, जब भारत की तरफ से पूरी डिटेल सामने जाएंगी, ऐसे हालत में पाकिस्तान अपने आप को कैसे डिफेंड करेगा? आप भी उनके मूवमेंट्स पर नजर रखते हैं, क्या सोचेंगे इस बारे में पाकिस्तान की सेना? देखिए, ऐसा है, हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, यानी हमने सोच के रखना है कि पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। एनी सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन जिसमें थोड़ी बहुत भी इज्जत है वो जरूर रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान में है क्या? देखिए, ऐसा ये कह देना कि उस देश में इज्जत नहीं है, विद इन दी आर्मी वहां पर कौन रूल कर रहा है? मानिए इस बात को कि वहां पॉलिटिकल क्लास रूल नहीं करती है, आर्मी रूल करती है। चाहे आर्मी इंडिया की हो, चाहे आर्मी पाकिस्तान की हो, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो इसको हम नहीं नकार सकते कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वो जरूर रिटेलिएट करेंगे। कैसे रिटेलिएट करेंगे? क्या वो स्टेट एक्टर से रिटेलिएट करेंगे या नॉन स्टेट एक्टर से करेंगे? उनका बेस्ट समीकरण यही है उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही है कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स से करें। और नॉन स्टेट एक्टर्स ही उनका पॉलिसी जो है ना 1000 कट्स वाली, कि हमारे को उन्होंने खून से लहूलुहान कर देना है 1000 कट से। हो सकता है वो अटैक करे बाय अनदर बॉम्ब ब्लास्ट, एक और बॉम्ब ब्लास्ट करा सकते हैं। हो सकता है हिंटरलैंड में जाके बॉम्ब ब्लास्ट करें, हो सकता है दिल्ली में करें, मुंबई में करें या किसी बड़े शहर में करें। तो हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखनी है। दूसरी चीज लेट मी से, मैं ये कहना चाहूंगा, हो सकता है उसके पास कहीं और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे ट्रांस एलसी फायरिंग को बढ़ा देगा। आज आपने सुबह सुना होगा कि 3-4 जगह पे ट्रांस एलसी फायरिंग काफी जोर शोर से शुरू हुई है। मगर मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं आर्टिलरी से हूं, मैंने तोपखाने में नौकरी की है, कारगिल का युद्ध लड़ा है, हमारी एक पॉलिसी है कि अगर वो एक गोला मारेगा तो हम 10 मारेंगे। इस पॉलिसी का नाम था सब्सटैंटिव रिटेलिएशन। तो उसको भी पता है कि अगर वो एक मारेगा तो 10 मारेंगे हम उसके ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि वो ट्रांस एलसी फायरिंग से हमको पीछे खदेड़ सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, यस,
वो बैक एक्शन कर सकता है, जिसको कहते हैं बॉर्डर एक्शन टीम्स, जो थोड़ी बहुत अंदर आ सकती हैं, 1-2 किलोमीटर अंदर आएंगी। कुछ हमारे लड़कों के जैसे पहले भी उन्होंने सिर काटे थे, ऐसा कुछ ब्रूटल एक्शन कर सकती हैं। मगर मुझे पता है, और जो खबरें आ रही हैं, कश्मीर में एलसी के ऊपर हमने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। तो एनी इवेंचुअलिटी, 1 मिनट के लिए कर्नल साहब आपको रोकूंगा, क्योंकि पाक संसद का बड़ा बयान आ रहा है। सीधे चलते हैं निधि के पास। निधि, क्या बयान है? बिल्कुल यही बात मैं कहना चाह रही थी दीपक जी, जो इस वक्त की बड़ी खबर है, पाकिस्तानी नेता ही शेम शेम के नारे लगाए गए हैं पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इमरान खान के खिलाफ। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। सरदार याद सादिक, जो कि एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पाकिस्तान पार्लियामेंट में, उन्होंने ये स्वीकार किया है कि 40 किलोमीटर अंदर तक एयर स्ट्राइक हुआ है और भारत ने वार किया। ये स्वीकार किया। अब तक पाकिस्तान की तरफ से डिनायल मोड ही सामने आता था, लेकिन पाकिस्तानी नेता ही खुद स्वीकार कर रहे हैं। दर्शकों को उनकी बात सबसे पहले सुनवा देते हैं। जब से मोदी की हुकूमत आई है, उसमें इकट्ठा होने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं, और हमें करना भी चाहिए। 40 किलोमीटर पाकिस्तान की हुदूद में आके और ऑफलोड करके वो जान बचा के भागे। ये क्या पाकिस्तान का रद्द अमल हुआ, ये तो डिफेंस मिनिस्टर साहब या फॉरेन मिनिस्टर साहब आके बताएंगे। मगर एक सवाल जो उठता है कि ओआईसी, जिसका पाकिस्तान भी एक मेंबर है, उसको इख्तियार किसने दिया हिंदुस्तान को बुलाने का? क्या ओआईसी ने पाकिस्तान से मशवरा किया? मैं यकीन रखता हूं कि पाकिस्तान से मशवरे के बगैर उन्होंने हिंदुस्तान को यह दावत दी। हमें इस मौके पे सोना नहीं चाहिए। हमें इस मौके पे यहां से हर ओआईसी मुल्क में एक डेलीगेशन या एक मेंबर डिस्पैच करना चाहिए, जो जाके उनकी हुकूमत से मिलके उनसे सवाल करे कि क्या आपने पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए और कश्मीर कॉज को खत्म करने के लिए ये फैसला किया? ओआईसी के पास कोई इख्तियार नहीं मेंबरान से इजाजत के बगैर ये करें। ये सवाल पाकिस्तान को करना चाहिए और पाकिस्तान की हुकूमत इंशाल्लाह करेगी भी। तो इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं। जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जैश के ठिकानों के ऊपर अटैक किया है और उनके लोगों को, जैश के लोगों को हताहत किया है। इसका ये बहुत ही जाबाज काम उन लोगों ने किया है और पूरा देश इसके ऊपर गर्व महसूस कर रहा है। और मैं हमारे इंडियन एयरफोर्स को, जवानों को, सेना को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सारा देश इस वक्त सरकार के साथ था और सारा देश इस वक्त प्रधानमंत्री जी के साथ था। कड़े एक्शन की जरूरत थी। जनरल सोनी साहब, अगर आप आज इंचार्ज होते तो आप किस तरीके से क्वेश्चन रखते, किस तरीके से अलर्ट रहते आज की एक्शन के बाद? देखिए, कभी भी कोई भी मिलिट्री एक्शन लेने से पहले एक अच्छी प्रोफेशनल जो मिलिट्री है वो पूरी तरह से बंदोबस्त करेगी कि मैं सिक्योर हूं, मेरे इलाके सिक्योर है, मेरे मिलिट्री इलाके, मेरे बॉर्डर्स और मेरे सिविलियन इलाके। तो कभी भी किसी कारण से अगर आपको भय रहे कि रिटेलिएशन होगा, इस वजह से कभी भी मिलिट्री एक्शन नहीं रोकना चाहिए। पॉलिटिकल विल हमने दिखाई है, हमारी कंट्री ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, एंड थैंक गॉड फॉर इट, बिकॉज इसमें कोई शक नहीं है मुझे कि अगर रिटेलिएशन जिस प्रकार का भी हो, आपके दूसरे गेस्ट ने बताया, उसका सामना किया जाएगा। पर इस भय से हमें अपनी कार्रवाई रोकनी नहीं चाहिए। आप ये देखिए कि अब किसी भी प्रकार की नेगेटिव प्रेस पाकिस्तान से नहीं आ रही है। ना वो कह रहे हैं कि ये झूठ है, ना वो कह रहे हैं कि हमें सबूत दीजिएगा, बिकॉज आजकल के जमाने में ऐसी चीजें छुपाई नहीं जा सकती, नंबर 1। नंबर 2, जब आपके इलाके में 40 किलोमीटर अंदर आके किसी ने हमला बोला है, तो आपको वास्तव में उसको छुपाने का कोई तरीका ही नहीं है। तो इसको एक इतने शानदार तरीके से प्लान किया, जो कि मैं हमेशा कहता रहा हूं पिछले 10 दिन से कि फॉर गॉड सेक जल्दबाजी ना करें और जोश में होश मत खोइए। ये पूरे होश के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ और सुपर प्रोफेशनलिज्म के साथ ये हरकत की है। इसमें मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा। अभी तक हमारी पॉलिटिकल पार्टी सब हमारे साथ हैं और सब इस देश के साथ हैं। आप लोग सब इसी देश के पॉलिटिकल पार्टीज हैं।
ये आर्मी, मिलिट्री, ये नेवी, एयरफोर्स, ये सब इसी देश के हैं। हम लोग सब इंडियंस हैं। आप हमेशा हमारे साथ रहिए, इसमें राजनीति मत छेड़िए, इसका गलत नतीजा और गलत जवाब मत निकालिए। एक सवाल कर्नल मेहंदी रता, आप ये कह रहे थे क्योंकि इंडिया भी अगर पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेशन करने का कोई भी रिस्पांस होता है उसके लिए उसको तैयारी पुख्ता करनी पड़ेगी। तो आपने बोला बैट एक्शन टीम्स, वो जनरली इस तरह के जो एलओसी के पास एक्शंस होते हैं वो लेती रहती हैं, या आतंकवाद को फैलाना, किसी बड़े इलाके में बॉम्ब विस्फोट कर देना, उसके लिए हम हाई अलर्ट पे हैं। सवाल ये आता है कि अगर उनकी संसद के अंदर डिनायल नहीं होता इस हमले को लेकर और उसकी गूंज सुनाई देती है, पाकिस्तान में टेररिज्म इज पार्ट ऑफ द स्टेट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऐसे में मुझे ये बताएं कि उनको अगर भारत के खिलाफ मान लीजिए कि ये एक्शन सिर्फ करना नहीं, एक्शन दिखाना हो तो क्या कुछ हो सकता है? और खास तौर से उनका मिलिट्री डॉक्ट्रिन ये कहता है कि अगर उनके एयर स्पेस का वायलेशन हो तो वो रिटेलिएशन कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको ऑप्शंस उनके बताए और जनरल साहब ने भी ऑप्शंस बताए उनके। ट्रांसएलसी फायरिंग, बैट एक्शन, अगर कोई बड़ा एक्शन करना है, अगर आप समझते हैं कोई बड़ा एक्शन हो सकता है विच इज शॉर्ट ऑफ वॉर, मे बी अ स्टाइल ऑफ द बॉम्बे अटैक, समथिंग विच हैपेंड इन ताज होटल इन बॉम्बे, समथिंग ऑफ दैट नेचर। कर्नल साहब, मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है। हाँ। अगर नॉन स्टेट एक्टर से वो कोई भी एक्शन कराते हैं तो फिर उसका ढोल नहीं पीट सकते कि हमने पाकिस्तान के डोमेस्टिक रिटेलिएशन किया है। उरी के बाद उरी के बाद दीपक जी हमने 10 दिन में रिटेलिएट किया था, इस बार 12 दिन में किया है, तो ऐसे चूड़ियां तो हमने भी नहीं पहनी। देखिए ऐसा है, हमने 10 दिन में रिटेलिएट किया था, इस बार 12 दिन में किया है, तो ऐसे चूड़ियां तो हमने भी नहीं पहनी। देखिए ऐसा है, वो नहीं करेगा, मानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी नहीं करेगी। अभी हम भी तो बोल रहे हैं कि हमने नॉन मिलिट्री टारगेट, लेकिन फिर पाकिस्तान डिफेंड कैसे करेगा अपने आप को? सरकार अपने आप को कैसे डिफेंड नहीं करेगी? अभी कोई डिफेंड किया उसने? जैश ए मोहम्मद ने जब मारा है, अब जैश ए मोहम्मद ने जब मारा है, जैश ए मोहम्मद ने जब अटैक किया, उसने ओन अप किया ना कि मैंने ही मारा है पुलवामा वालों को, पुलवामा में जाके मैंने ही अटैक किया है। सेम तरीके से अगर जैश ए मोहम्मद करता है वो ओन अप करेगा। हमें ये भी पता है। मनीष भाई, मैं इसको और दूसरे लॉजिक तक ले जाता हूं। पाकिस्तान ने आज एक्सेप्ट कर लिया कि भारत के विमान उसकी सीमा के अंदर गए थे। वो ये कहता है कि जंगलों में बम जल्दबाजी में गिरा के आ गए। ये बात तो तय हो गई कि भारत ने एयर स्पेस को क्रॉस किया है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार अपनी जनता के सामने, आईएसआई के सामने, मिलिट्री जिसको कार्रवाई करनी है उसके सामने क्या फेस लेके जाएगी जब ये कहा जाए कि इस पर क्या जवाब दिया भारत के इस एयर ऑफेंसिव का पाकिस्तान? देखिए दीपक भाई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इमरान खान वहां के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनकी जो छीछा लेदर और थू-थू उन्हीं की संसद में हो रही है। ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान इस मसले पर एक नहीं है। वहीं के सांसद खड़े होकर उन्हें ये कह रहे हैं, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो ये साफ बताता है कि पाकिस्तान बिखरा हुआ है, पाकिस्तान जर्जर है और ऐसी स्थिति में वो क्या कदम उठाए उसे खुद नहीं समझ आ रहा। लेकिन आज सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत हमारी ये है कि हमने दुनिया को बता दिया कि हम उनकी सीमा में घुसकर वहां पर अपना काम किए, काम को अंजाम दिए और लौट आए। ये अपने आप में सबसे बड़ा सबक है हाल ही के कुछ सालों का। हमारे अंग्रेजी में कहते हैं थिंक ऑफ अ डेविल नहीं, थिंक लाइक अ डेविल। अगर हमें सोचना पड़े थोड़ी देर के लिए सरकार को हटा दें, इमरान खान को हटा दें, क्योंकि उनके हाथ में तो पावर नहीं है। अगर मैं जनरल बाजवा की तरह सोचूं और मुझे भारत को जवाब देना हो तो कैसे वो जवाब दूंगा? और खासतौर से पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, इट कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इतना इंटेलिजेंटली प्लान और एग्जीक्यूट किया गया। आप देखिए, ये हिलटॉप में, जंगली इलाके में जहां पे इनके ट्रेनिंग कैंप है, वहां पे पॉपुलेशन नहीं है, कोलैटरल डैमेज यानी कि सिविलियंस को नुकसान नहीं हुआ है। अभी अगर वो रिटेलिएट करना चाहेंगे तो हर हालत में उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि एक टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय जब किया गया तो पाकिस्तान क्यों रिटेलिएट कर रहा है मिलिट्री मीन से। हाँ, अगर आपने एयर स्पेस को क्रॉस किया है तो अगर आपको इतना गर्व है अपने एयर स्पेस पे तो आपने कार्रवाई करनी थी, उस एयरक्राफ्ट को, इंडिया के एयरक्राफ्ट को रोकना था। आपकी एयर डिफेंस आप बोलते जनरल साहब, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, थोड़ी सी समय की पाबंदी है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लोकतंत्र जिंदाबाद लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। तो लोकतंत्र जिंदाबाद में स्वागत है। दीपक जी, सीधे आऊंगी, प्रधानमंत्री चुरू जा रहे हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए। और प्रधानमंत्री एक ऐसे रीजन में जा रहे हैं, शोभना, जहां पर कई सारे एक्स सर्विसमैन हैं।
शेखावटी का जो इलाका है राजस्थान में, वहां से कई सारे इलाके, चाहे चुरू ले लीजिए आप, सीकर ले लीजिए आप, साथ ही साथ झुंझुनू ले लीजिए, ये ऐसे इलाके जहां पर हर घर से एक ना एक बंदा आर्मी में है। और प्रधानमंत्री वहां पर आज ये सहयोगी कहेंगे कि एक सर्विसमैन को संबोधित करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वो दीपक जी, संयोग शब्द से मैं आपके सहमत नहीं हूं। आप मत सहमत हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि संयोग अगर हम इसको मानकर चले, या आपके हिसाब से संयोग न भी माने और आपके हिसाब से ये माने कि अगर ये प्लान है, तो ये प्लान मीटिंग होगी, बिना प्लान किए हुए आप इतने सारे एक सर्विसमैन के साथ नहीं मिल सकते, तो प्रधानमंत्री जरूर आज के इस अटैक का जिक्र करेंगे। वो बताएंगे कि पाकिस्तान को सबक सिखाया है, क्योंकि भारत पर जब ये हमला हुआ था, मैं पुलवामा पर हमले को सिर्फ पुलवामा में हुआ सीआरपीएफ के काफिले पर हमला नहीं मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि वो भारत पर वो हमला था और हमको उसका जवाब देना था। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी और इसका जवाब उन्हें मिलेगा। तो जवाब अब मिल गया है और प्रधानमंत्री जब चुरू के अंदर संबोधित करेंगे एक सर्विसमैन को, तो निसंदेह इसकी गूंज सुनाई देगी। और जब प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ निकलेगा तो जाहिर सी बात है पूरे देश के लिए ये एक बड़ा मुद्दा। ठीक है, निधि के पास चलते हैं, हमारी सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। कोई ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बताइए निधि। ब्रेकिंग न्यूज यही है शोभना, किस तरह से सहमा हुआ है पाकिस्तान, किस तरह से टेंशन में है, इससे समझ में आता है कि जो पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री है हिना रब्बानी खान, उनका कहना है कि पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात है, मुश्किल वक्त है, ऐसे में अगर हमें लड़ना है तो एक जॉइंट सेशन बुलाना चाहिए पार्लियामेंट का। उस वजह से हर नेता को सुना जाना चाहिए पाकिस्तान को, और यहाँ पर सरकार को अपने एक्शन में आना चाहिए, ये कहना है। जैसे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, हिना रब्बानी खान जो कि पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री है, इससे समझा जा सकता है कि कितना सहमा हुआ है, खलबली मची हुई है पाकिस्तान में। ठीक है, भारत ने इस तरह एयर स्ट्राइक किया है, क्या पाकिस्तान उसको रिटेलिएट करेगा, इस बात को लेकर खलबली मची और कह रहे हैं कि इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। ठीक है निधि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और लोकतंत्र जिंदाबाद में सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, आप इसको कंक्लूड करना चाहेंगे लोकतंत्र जिंदाबाद को? जी हाँ, आज का दिन लोकतंत्र जिंदाबाद वाला था और जब तक हमारी ये लोकतांत्रिक आस्थाएं बची रहेंगी, बनी रहेंगी और फलती फूलती रहेंगी, तो सीधी बात है पाकिस्तान जैसा कोई भी देश ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता कि वो भारत की तरफ नजरें टेढ़ी करके देखे। और आज उसको माकूल जवाब मिला है, सही जवाब मिला है। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि हमारा लोकतंत्र जिंदाबाद था, लोकतंत्र जिंदाबाद है और लोकतंत्र जिंदाबाद रहेगा। और जैसा मैंने जनपद मार्केट के एक वायरल वीडियो के बारे में आपको बताया था, वो आज उसका जवाब मिल गया है। वहां पर एक व्यक्ति जूते बेच रहा था, मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। और वो जब जूते बेचता था तो सबसे पहले वो चिल्लाता था पाकिस्तान मुर्दाबाद, 1100 की 3 जोड़ी, 1100 की 3 जोड़ी। तो सही जूता पड़ा है पाकिस्तान को और ये वो जवाब है जिसका पूरे देश को इंतजार था और वो जवाब आज मिल गया। और 1100 की 3 जोड़ी बोली थी, अभी पहला जूता पड़ा, अगले 2 जूते का इंतजार है। इंतजार कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं और हम सतर्क भी हैं, हम सहमे हुए नहीं है पाकिस्तान की तरह, लेकिन सतर्क भी है और एकजुट भी कि अगर हमारे ऊपर कोई भी टेढ़ी आंख करके देता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र हम जिंदाबाद रोज लेकर आते हैं 1 से 2। देखते रहिए इंडिया न्यूज, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।